Today our next question is explain line spectra of hydrogen. देखो डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो आपने देखे दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एमिशन स्पेक्ट्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एटम्स की फिंगरप्रिंट जैसा है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी स्पेसिफिक है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हम पर्टिकुलर जा रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे जो थियरीज दी है उसको समझने के लिए एक डायग्राम मुझे ड्रॉ करना पड़ा, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे. बच्चों, सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है. यू हैव टू टेक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में आपको लोअर प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस भरना है. क्या भरना है? हाइड्रोजन गैस. जैसे हमारी ट्यूबलाइट है ना, सेम. हमारी ट्यूबलाइट में एसी करंट होता है, यहाँ एसी नहीं लेना है, डीसी लेना है. सो दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब इज कनेक्टेड टू हायर वोल्टेज बैटरी और डीसी करंट. तो इफ यू आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन जो मोलेक्यूल है, गैस है, उसमें डिसोसिएशन होके दोनों हाइड्रोजन एटम सेपरेट हो जाएगा. बराबर, ये तेरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा इलेक्ट्रॉन, तू अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख, मैं अपना रखता हूँ. तो इसे बोलते हैं डिसोसिएशन प्रोसेस. तो स्टूडेंट, सबसे पहले होगा यहाँ पे डिसोसिएशन. क्या होगा? डिसोसिएशन. ठीक है. सो डिसोसिएशन होते ही हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है. अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा. इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा. तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लोअर एनर्जी लेवल में होता है. उसे एनर्जी दोगे तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा. So by absorption of energy it come out in excited state. This is called absorption. Okay. लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो जब वो वापिस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, सो इट एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो उसे बोलते हैं एमिशन ऑफ रेडिएशन. सो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन दोनों इससे रिलेटेड होते हैं. बराबर. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हुई. हाइड्रोजन गैस को अपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में भर के लोअर प्रेशर पे हायर वोल्टेज दिया, तो क्या होगा? इट्स एमिट लाइट पर्पल कलर रेडिएशन. लाइट पर्पल कलर का रेडिएशन एमिट करता है. देखो आपने, ये कलर के साथ हमारी बुक में नहीं दिया है, लेकिन नॉलेज के लिए याद रखना, लाइट पर्पल कलर रेडिएशन इज एमिटेड. ओके, चलो. रेडिएशन एमिट हुआ, उसे हम लेंस से कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रिज्म पे, तो आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड्स मिलेंगे. बैंड माने लाइंस नहीं, लेकिन थोड़ी ज्यादा लाइंस होती है, उसे बैंड बोलते हैं. और उसे एनालाइज करोगे, मतलब अगर उसे आप स्पेक्ट्रोग्राफ, ये नॉलेज में रखने के लिए है, स्पेक्ट्रोग्राफ. स्पेक्ट्रोग्राफ नाम के एपरेटस से अगर आप उसे डिटेक्ट करोगे तो आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी. 6 स्पेक्ट्रल लाइन, 5 स्पेक्ट्रल लाइन, 4 स्पेक्ट्रल लाइन, 3 स्पेक्ट्रल लाइन, 2 स्पेक्ट्रल लाइन. तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है जो डिफरेंट रीजन की होती है. पहली सीरीज जो थी वो अल्ट्रा वायोलेट थी, दूसरी विजिबल स्पेक्ट्रम में, तीसरी इंफ्रारेड,
इंफ्रारेड एंड इंफ्रारेड। तो आपको हाइड्रोजन का पूरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा ऐसे मिलता है। तो बच्चों सबसे पहले बामर नाम का एक साइंटिस्ट था, बाल्मर लिखा है लेकिन बोलते हैं बामर। बामर साइंटिस्ट ने 1885 में, इन 1885 विजिबल स्पेक्ट्रम वाली सीरीज को देखा। किसे देखा? विजिबल स्पेक्ट्रम वाली सीरीज को देखा, और उस सीरीज से जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है उन स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया। किसने स्टडी किया? बामर ने। तो बामर ने ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम था उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन थी सेकंड सीरीज, उसको स्टडी किया और उन सभी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए एक फॉर्मूला दिया कि वेव नंबर of second visible spectral line series is equal to 109677 into 1 upon 2 square minus 1 upon n square सेंटीमीटर इनवर्स, जहां n इज इक्वल टू लिया था 3, 4, 5, 6 अप टू डैश डैश डैश। हमारी बुक में इतना ही दिया है कि बाल्मर ने सेकंड विजिबल सीरीज जो थी उसके लिए वेव नंबर, उसका फॉर्मूला दिया। आपको याद होगा वेव नंबर को बोलते हैं 1/λ। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं बाल्मर ने ऐसा क्यों किया था, व्हाई। क्योंकि बाल्मर ने खोजा, यहाँ देखो, सपोज कीजिए हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस है, ओके, जिसमें 1 प्रोटॉन है और बाहर सब ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स, ओके। तो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन, उसका ग्राउंड स्टेट होता है सेकंड ऑर्बिट। बाल्मर सीरीज जो है, उस बाल्मर सीरीज में ग्राउंड स्टेट होता है बच्चों, आप देख सकते हो अभी अच्छी तरह से, ग्राउंड स्टेट होता है सेकंड ऑर्बिट, जिसे हम कहते हैं n इज इक्वल टू 2। तो साइंटिस्ट बाल्मर ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर तो गया, लेकिन वापिस अगर सेकंड ऑर्बिट में आता है तो देखो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में से सेकंड में आया, तो ग्राउंड स्टेट कौन सा है? सेकंड वन। और एक्साइटेड स्टेट कौन सा है? थर्ड वन। तो 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा ना, 3 से कहाँ आएगा? 2 में आएगा, ओके। सो 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपको ये स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगी। फिर 4 से 2 में आएगा, फिर 5 से 2 में आएगा, फिर 6 से 2 में आएगा, फिर 7 से 2 में आएगा, इनफाइनाइट से 2 में आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आता है ना, मतलब ग्राउंड स्टेट सेकंड ऑर्बिट हो, तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस को यहाँ पाया जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम में। और उन्होंने प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली सभी तरह से ये प्रूव किया था कि दिस इज ओनली फॉर्मूला ऑफ सेकंड सीरीज ऑफ लाइंस। और उनको अपने ही नाम से लॉन्च किया गया, बाल्मर सीरीज। उनको क्या नाम दिया? बाल्मर सीरीज। अब देखो पूरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखो ना, तो उसमें एक ही सीरीज विजिबल स्पेक्ट्रम की है, वो है सेकंड, जो हम देख सकते हैं, बाकी सब तो देख ही नहीं सकते। लेकिन बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा कि यार जो दिखता था वो तो बाल्मर ने ले लिया, लेकिन अगर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हम देख नहीं सकते, तो फिर और बहुत साइंटिस्ट थे, उन सभी ने सेम फॉर्मूला सेम सीरीज के लिए लाए। जैसे लाइमैन सीरीज नाम दिया जाता है, लाइमैन सीरीज ड्यू टू साइंटिस्ट लाइमैन। उसने फर्स्ट सीरीज यूवी में फाइंड की थी। लाइमैन साइंटिस्ट ने अल्ट्रा वायोलेट रीजन में पहली स्पेक्ट्रल सीरीज फाइंड की थी। उनका फॉर्मूला सेम था, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ 109677 1 upon 1 square minus 1 upon n square सेंटीमीटर इनवर्स। उन्होंने क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में वापस आता है कहीं से भी, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज मिलेगी। जैसे देखो जंप मार के आया 2 to 1, फिर आया 3 to 1, 4 to 1,
5 to 1, 6 to 1, 7 to 1, बराबर। तो अगर ग्राउंड स्टेट अगर पहला वाला है तो वो लाइमैन साइंटिस्ट ने खोजा था, उस सीरीज को लाइमैन सीरीज कहते हैं जो यूवी रीजन में है। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट सीरीज फाइंड की, थर्ड है फास्टन, फिर है ब्रैकेट और लास्ट में आएगा फंड सीरीज। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फास्टन के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा, तीसरा, ब्रैकेट के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा, फोर्थ, और फंड के लिए ग्राउंड स्टेट होएगा फिफ्थ। अंडरस्टूड? ओके, तो शॉर्ट में याद रखना है आपको, लाई बापा ब्रेक फंड, क्या कहेंगे, लाई बापा ब्रेक फंड, क्या कहेंगे, लाई बापा ब्रेक फंड, लाइमैन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। ओके, फॉर्मूला भी याद रखना है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 109677 1 अपॉन ग्राउंड स्टेट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड? तो इसी चीज को जो हमने इतना समझा है, अब आप टेक्स्ट बुक के सेंटेंस और सब कुछ समझ सकते हो। So now we will go to the textbook to understand the data. When an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the H2 molecule dissociate का मतलब समझाया आपको मैंने, H2 बनाएगा H dot plus H dot, and the energetically excited hydrogen atoms are produced, emit electromagnetic radiation of discrete frequencies, मतलब निश्चित फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट होगी। ओके, the hydrogen spectrum consists of several series of line named after their discoverer, वो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस का बना हुआ है और उनके डिस्कवरर के नेम से वो सीरीज जानी जाती है, बराबर। बाल्मर साइंटिस्ट ने 1885 में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा किया था कि बाल्मर साइंटिस्ट ने देखा स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर न्यू बार। बाल्मर ने, मैंने बताया ना वो जो दूसरी वाली सीरीज थी, तो वो बाल्मर ने फाइंड की, और बाल्मर साइंटिस्ट जिसको मैं बामर ही बोलता हूँ, वो बामर ने क्या किया, उसी सीरीज की सभी लाइन का स्टडी किया और उसके वेवलेंथ फाइंड किए, फ्रीक्वेंसी फाइंड की, वेव नंबर फाइंड किया, और डायरेक्ट विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन के लिए फॉर्मूला दिया, न्यू बार इज इक्वल टू, एक बाजू में लिख देना 1 बाय लैम्बडा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 109677 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जहां पे n वैल्यू 3 है या 3 से ज्यादा है, where n is an integer equal to 3, लिखा नहीं है यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे चला गया है, तो इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, बराबर। तो ये बाल्मर की साइंटिस्ट की जो इन्वेंशन थी उसको इक्वेशन से आपको एक्सप्लेन किया है। फिर लिखा है द सीरीज ऑफ लाइंस डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला कॉल्ड बाल्मर सीरीज, जो सीरीज इस फॉर्मूला को फॉलो करे उसे बाल्मर सीरीज कहते हैं। ओके, द बाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस आर द ओनली लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन, ये एक ही लाइन ऐसी है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, बराबर। तो ये बात हुई बच्चों बाल्मर सीरीज की। उसको यहाँ पे देखते हैं, देखो बच्चों, बाल्मर सीरीज में ग्राउंड स्टेट होगा 2, एक्साइटेड स्टेट होगा 3, 4 विजिबल स्पेक्ट्रम। लाइमैन के लिए ग्राउंड स्टेट था 1, एक्साइटेड स्टेट था 2, 3, 4 अल्ट्रावायोलेट सीरीज। लाई बापा ब्रेकफास्ट और ब्रेक फंड, तो सब में ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। एक्साइटेड स्टेट है ना,
नेक्स्ट ले लीजिए, जैसे देखो पास्चन में ग्राउंड स्टेट 3 है तो इलेक्ट्रॉन आएगा 4 5 6 7 से। ब्रैकेट में ग्राउंड स्टेट 4 है तो एक्साइटेड स्टेट आएगा 5 6 7 8। फंड में 5 है तो एक्साइटेड स्टेट आएगा 6 7। और तीनों में IR इंफ्रारेड रीजन देखने को मिलता है। तो सभी ने सेम फॉर्मूला दिए थे, जैसे लाइमैन का फॉर्मूला था 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, बामर का 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, पास्चन का 3 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इन सभी का इंटीग्रेशन करके एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, उस स्वीडिश साइंटिस्ट जिसका नाम है जोहानिस रिडबर्ग, उन्होंने नोट किया सभी के फॉर्मूला और एक कॉमन फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square centimeter inverse. What is formula of nu bar? 109677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square centimeter inverse. हो गया? ओके, चलो n1 क्या आएगा? 1 2 3 4 5। n2 क्या होगा? n1 plus 1, n2 plus n1 plus 2, n1 plus 3। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं n1 1 ले रहा हूँ तो n2 होगा 2 3 4 5 6 7। n1 2 ले रहा हूँ तो 3 4 5 6 7। तो आप समझ गए, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला। इतना ही नहीं बच्चों, इस फॉर्मूला में जो कांस्टेंट दिख रहा है आपको येलो कलर से 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, उसको रिडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? रिडबर्ग कांस्टेंट। So the value 109677 centimeter inverse is called Rydberg constant of hydrogen. उसे हाइड्रोजन का रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। The first 5 series of lines that correspond to, पहली पांचों सीरीज मिलती है n1 is equal to 1 2 3 4 5 करने से, जिसको डिस्कवर के नाम से दिया जाता है नेम, लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। ओके, तो ये हुआ हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। टेबल भी आपको लिखना है। और मैंने जो चीज आपको एटम ड्रॉ करके समझाई थी, वही चीज इन्होंने एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करके समझाया है। बराबर। चलो सोचिए, हाइड्रोजन का ये एनर्जी डायग्राम है। इस हाइड्रोजन के एनर्जी डायग्राम में सबसे कम एनर्जी n1 में होती है। पहली ऑर्बिट में एनर्जी सबसे कम होती है तो इसको कहेंगे E1 एनर्जी लेवल। फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर आएगा तीसरा ऑर्बिट, फिर 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटिव। ओके, चलो यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनर्जी का ही सीधा डायग्राम है। आप ही सोचो लाइमैन सीरीज कब मिलेगी यूवी रीजन में? जब इलेक्ट्रॉन आएगा सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, 5 से फर्स्ट, इंफिनिटिव से फर्स्ट। तो ये सभी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है यूवी की, वो लाइमैन सीरीज में आएगी क्योंकि सभी का ग्राउंड स्टेट कौन सा है? 1। फिर यहाँ पे आएगा बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट होता है 2। तो आप देखो वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है ना बाल्मर सीरीज, और इसलिए आपको डिफरेंट कलर्स बताए हैं। वीप ग्योर बनाया है पूरा वायोलेट टू रेड तक। ओके, कैसे मिलेगा रेडिएशन? 3 से 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2। फिर पास्चन सीरीज में ग्राउंड स्टेट होता है बच्चों 3, तो एक्साइटेड क्या होगा? 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3। यहाँ थोड़ी सी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप देख सकते हो। क्यों? देखो 4 to 3 तो हो गया, फिर 5 to 3 होना चाहिए, तो ये दोनों बार 6 to 3 ले लिया था।
तो 423, 523, 623 ये यहाँ पे रब करना है आपको। तो जो पढ़ाया था एटॉमिक मॉडल में वही चीज आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से शो किया है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हुआ हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन का ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको पढ़ने के बाद आपके पास दो कंक्लूजन है। कौन कौन से कंक्लूजन है? दो कंक्लूजन है। सबसे पहला कि हर एक एटम का अपना अद्वितीय एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, अद्वितीय। दूसरा, देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब हर एक एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा में रेगुलरिटीज देखने को मिलती है। और आपको बता दूं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा सबसे सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, वैसे वैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा थोड़े रिजिड होते जाते हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ अभी पढ़ना नहीं है। और इसके पीछे आपको जो डेटा दिया है क्वेश्चन मार्क वाला, वो कुछ भी तैयार करना नहीं है, वो सिर्फ इसके पीछे खड़े हुए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा फॉर नॉलेज। नाउ वी विल सी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसका एक सेक्शन आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन कीजिए। ओके, एक्सप्लेन नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। साइंटिस्ट नील्स बोर ने ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको बहुत डीप में स्टडी किया, उसके कंक्लूजन्स निकाले और हाइड्रोजन का ही एक एटॉमिक मॉडल शो किया जिसको कहते हैं नील्स बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कुछ लोग है ना बोलने में लोचा मारते, बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। अरे भाई, एटॉमिक मॉडल बोर का नहीं है, बोर ने दिया था किसका? हाइड्रोजन का। ओके, सो दैट इज नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेट अस सी। नील्स बोर उसने 1930 में पहली बार फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन और स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन करके सोचा था। Niels Bohr in 1930 was the first to explain quantitatively the general features of the structure of hydrogen atom and its spectrum. तो पहली बार नील्स बोर साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली सोच के एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, लिखा है, he used Planck's concept of quantization of energy. उसने प्लांक के, आपको याद होगा प्लांक का फॉर्मूला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के आगे E is equal to h nu। तो उस फॉर्मूला का यूज करके स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया था। लेकिन लिखा है, दो द थियरी इज नॉट ऑफ द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। ये थियरी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की नहीं है। आपको पता होगा फिजिक्स में दो मैकेनिक्स आता है, फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा है न्यूटन मैकेनिक्स। तो ये थियरी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन उसको रेशनलाइजेशन करने के लिए काफी है। मतलब हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर और हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रेशनलाइजेशन क्या है, वो समझाने के लिए खरी उतरी है। ओके, सो लेट अस सी नील्स बोर्स हाइड्रोजन एटम मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट में उन्होंने ऑर्बिट की डेफिनेशन दी है। लिखा है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम
can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbit. हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास सर्टेन सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअसली मोशन में है, जहां पे उसकी रेडियस भी फिक्स है, उसकी एनर्जी भी फिक्स है, तो उस पाथ को कहेंगे बच्चों ऑर्बिट। इतना ही नहीं, ऑर्बिट के और दो नाम दिए गए हैं। पहला है स्टेशनरी स्टेट, दूसरा है अलाउड एनर्जी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट। तो लिखा है द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड फिक्स एनर्जी। तो उस पाथ को कहेंगे ऑर्बिट या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट और स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी माने स्टेबल स्टेट। ओके, these orbits are arranged concentrically around the nucleus. These orbits are arranged concentrically. Concentrically का मतलब तो आप जानते हो, सेंटर में आएगा, बराबर। माता जी और आजू बाजू सब गरबा करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं concentrically. अंडरस्टूड? ओके, तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ पैसे कम होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं चेंज होगी। लिखा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ एनर्जी चेंज नहीं होती है। ओके, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द लोअर स्टेशनरी स्टेट to a higher stationary state. Electron can move from a lower stationary state to the higher stationary state. Lower से higher state की side electron move होता है। Okay, when required amount of energy is absorbed by the electron, वो तो आपको पता ही है, मैं याद करा देता हूँ। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है लोअर एनर्जी लेवल पे, और उसको हायर एनर्जी लेवल पे जाना है, तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन। और हायर से लोअर आना है तो क्या करेगा? एमिशन। तो वही लिखा है। यू कैन सी however the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron, or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to the lower stationary state. मतलब दूर जाना है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, वापिस आना है, एनर्जी इवॉल्व करेंगे। ओके, द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर। ये कंटिन्यूअसली नहीं होता कि अभी 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1, नहीं। अगर आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो ही ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट था ऑर्बिट की डेफिनेशन दी। सेकंड पॉइंट है बच्चों, वो है ट्रांजिशन कैसे होता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर और एमिट करके लोअर, लेकिन दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी का यूज करेंगे। एनर्जी इनिशियल स्टेट में E1 थी, फाइनल स्टेट में E2 थी। सोचिए दोनों का एनर्जी डिफरेंस, दोनों लेवल का डिफरेंस E2 माइनस E1 है। तो मैक्स प्लैंक का फॉर्मूला आपको पता होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। यस और नो? तो यहाँ पे लिखेंगे केस के हिसाब से डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर मैं न्यू को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो आएगा डेल्टा E बाय एच, या फिर लिखेंगे E2 माइनस E1 बाय एच। तो मैक्स प्लैंक का जो इक्वेशन था डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, उस पर से न्यू को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया, और नील्स बोर ने फाइंड किया कि अगर E1 से E2 जाना है तो कितनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन देनी पड़ेगी। तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला लाए, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाय एच। या फिर E2 से E1 आ रहे हैं तो एमिशन होगा,
तो कितनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट होगी, तो उसका भी सेम फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। तो कहने का मतलब इतना है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, जब भी ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन मतलब लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E, सपोज दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस डेल्टा ई है, तो एमिटेड और एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला दिया न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। कहाँ से आया था वो, यहाँ से मैक्स प्लैंक फॉर्मूला से, तो सेम फॉर्मूला दे दिया। ओके, इतना ही नहीं, नील्स बोर साइंटिस्ट ने साथ में ऐसा कहा कि अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, तो वहां उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम फिजिक्स में mvr लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन vr, वो होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कैसे, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू mvr। ओके, और उसकी वैल्यू मैंने लिखी है n इंटू एच अपॉन 2 पाई, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई जितना होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कैसे the angular momentum of an electron is quantized in a given stationary state. It can be expressed in equation. उसे इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो, mvr is equal to h upon 2 pi into n, बराबर n is equal to पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। अरे मैं सिंपल आपको समझाऊं, अगर पहली ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 1 ले लो, तो आंसर आएगा 1h अपॉन 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट है 2h अपॉन 2 पाई। तो दिस इज फोर्थ पॉइंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट। द एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय mvr is equal to nh upon 2 pi. Here m is mass of electron, nu is velocity, यहाँ v है, हाँ, mvr velocity, r is radius of orbit in which electron is moving। तो फोर्थ पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। Thus an electron can move only in those orbit for which its angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन ऐसी ही ऑर्बिट में घूम सकता है जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मतलब वो निश्चित है और निश्चित मात्रा में चेंज होता रहता है। ओके, radiation is emitted or absorbed only when transition of electron takes place from one quantized value of angular momentum to another। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर वन एंगुलर मोमेंटम से दूसरे में जंप लगाएगा तो ही एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज होती है। ओके, तो बच्चों ये आधा मतलब अप्रोक्सीमेट 50% नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल है, और यहाँ से